सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक से नीट 2024 में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे इस शॉर्ट सी वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, चैप्टर का नाम क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो पहले इसका मतलब जानते हैं। देखो जी, सेल डिवीजन नाम से पता चल रहा है सेल क्या करने वाली है, डिवाइड। तो जब एक सेल डिवाइड करके 2 नई सेल बनाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब इमेजिन करो मैं ही वो सेल हूं जिसको डिवाइड करना है। तो भाई मेरे पास तो एक न्यूक्लियस है, मुझे 2 बनाने पड़ेंगे, है ना। मेरे पास तो एक ही सेल ऑर्गेनेल है, मुझे 2 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने दोनों बच्चों में। तो इन शॉर्ट एक पूरी सीक्वेंस होगी। तो वो ही पूरी की पूरी सीक्वेंस जिसमें हम पूरी तैयारी करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो देखो जी, यहाँ पे ये लिखा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें जीनोम डुप्लीकेट करता है, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल के दौरान पे सेल अलग अलग चीजें बनती है, सेल के सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, डीएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ये सारी चीजें सिंथेसाइज होती है, तो सिंथेसिस होता है एंड फिर फाइनली जाके क्या करती है? सेल डिवाइड कर लेती है। क्लियर? दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे सीक्वेंस सारे के सारे जितने भी इवेंट है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में होंगे और ये सीक्वेंस कौन कंट्रोल करेगा? हमारा जीन, यानी कि दे विल बी जेनेटिकली कंट्रोल्ड। यहां तक की भी बात क्लियर हो गई जी। आगे आइए। अब भाई भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, क्या सबकी सेल साइकिल सेम है? नहीं, ड्यूरेशन सबका अलग है। एनसीईआरटी कह रही तुम ज्यादा लोड मत लो। एक तो तुम ह्यूमन हो ना, तो तुम्हारे पास रोज भगवान एक दिन देते हैं और इस एक दिन को तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ता है। सिमिलरली भगवान ने तुम्हारी बॉडी की सेल्स को भी एक दिन दिया, यानी कि 24 आवर्स दिए और इस 24 आवर्स में हमें क्या करना पड़ता है? हमारा सेल साइकिल रन करना पड़ता है। अब यार यीस्ट बड़ा छोटा सा मनुष्य नहीं, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटू से ऑर्गेनिज्म की छोटी सी जिंदगी है। तो भगवान कहते हैं बेटा ओए नीट एस्पिरेंट। जनरली क्या होता है? नीट एस्पिरेंट का एक लेक्चर होता है 1 आवर 30 मिनट्स का, 1.5 घंटे का। तो भगवान कहते हैं तू तो बेटा पढ़ाई कर 1.5 घंटे, और यीस्ट को कहते हैं बालक तू एक काम कर, तू डिवाइड कर 90 मिनट में। तो तुम्हारा तो लेक्चर होता है 90 मिनट का, भाई 90 मिनट में अपनी पूरी की पूरी जीवन लीला चला लेता है। हो जाएगा। तुम्हारे पास कितना? एक दिन। यीस्ट के पास कितना? एक लेक्चर, बोले तो 90 मिनट। चलिए आगे चलते हैं बच्चा जी। अब देखो नीट 2024 में ना इस पार्ट से क्वेश्चन आया था, जो फेजेस होते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ लो। आ जाओ। देखो जी, ओवरऑल हम सेल साइकिल के 2 फेजेस को पढ़ते हैं। पहला फेज जो होता है ब्रॉडली उसे हम बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरा फेज जो होता है उसे हम बोलते हैं एम फेज। अब थोड़ा डिटेल में आओ। देखो भाई, अगर मुझे डिवाइड करना है तो पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें नीट का पेपर देना है, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, जिसके लिए बच्चे 2 साल 3 साल प्रिपेयर करते हैं, तो पहले तैयारी होती है। तो इंटरफेज का मतलब ही होता है प्रिपरेटरी फेज, यानी कि सेल यहाँ पे क्या करती है? तैयारी। अब बेटा जी तैयारी के भी फर्दर पार्ट्स डिवाइड कर दिए ना। पहले तुम पूरा लेक्चर पढ़ते हो, फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर एक लास्ट टाइम आता है जब तुम रिविजन करते हो, तो तुमने तैयारी के भी फेजेस डिवाइड किए। सिमिलरली इंटरफेस के भी फेजेस डिवाइडेड हैं। तो अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। गेट सेट गो मैन। गेट सेट गो मैन। तुम इतनी बड़े काम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला? गेट सेट गो मैन। ठीक। अब गेट से हमारा पहला फेज आता है जिसे हम बोलते हैं जीवन। इसकी फुल फॉर्म में बाद में बताऊंगी। ठीक। नेक्स्ट सेट के एस से आता है एस फेज, और गो के जी से आता है G2 फेज। G1 S G2 फुल फॉर्म बाद में। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब मैन से है हमारा एम फेज। एम फेज का माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। अब बच्चा पार्टी सेल के अंदर तो 2 चीजें हैं, सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। बॉस कौन है? न्यूक्लियस। तो पहले डिवाइड कौन करेगा? न्यूक्लियस। अब पहले के जमाने में ना हम न्यूक्लियस नहीं बोलते थे, हम बोलते थे कैरियन। तो कैरियन से जो वर्ड बना, न्यूक्लियर डिविजन का वर्ड बना कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड करना। क्लियर? अब भाई ये तो बड़ा पेचीदा काम है, इसको भी फर्दर हमने डिवाइड कर दिया। इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन से रिलेटेड ही ट्रिक है। अब जैसे सपोज करो जो हमारे नए पीएम बनने वाले हैं, अब हम क्या बोलेंगे? पीएम एट, इंग्लिश न्यूज में क्या आएगा? पीएम एट जम्मू कश्मीर, पीएम एट कन्याकुमारी। तो पीएम एट, पी से बना प्रोफेज, एम से बना मेटाफेज, ए से बना एनाफेज, टी से बना टीलोफेज। क्लियर? एंड फाइनली अब न्यूक्लियस कहता है चलो भाई हमारा काम खत्म। तो अब किसकी बारी आई? साइटोप्लाज्म की। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो सीक्वेंस में जब आओ, पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M फेज का कैरियोकाइनेसिस,
फिर साइटोकाइनेसिस। देखो जी, इतना आसान सा क्वेश्चन आया था हमारे नीट 2024 में। क्लियर है तुम्हें? अब आगे आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, इसमें अगर वो थोड़ा सा एडिशन कर देते, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज भी डाल देते तो कोई डिफरेंस नहीं आता। पहले G1 SG2, फिर ये चारों फेज, फिर साइटोकाइनेसिस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों जी। अब नेक्स्ट आओ, देखो जी, हाँ, इंटरफेस। ध्यान से सुनना, इंटरफेस को पहले के टाइम पे क्या था, अपने पास ऐसा धांसू फाड़ू माइक्रोस्कोप तो था नहीं, छोटू सा माइक्रोस्कोप था, लाइट माइक्रोस्कोप, कुछ दिखता तो था नहीं। तो जो साइंटिस्ट देखता था कहता था कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। जैसे सपोज करो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा तो होता नहीं है ना रोज के रोज ही तुम रोड पे जाके डंके बजा बजा के कहते हो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। चुपचाप शांति से प्रिपरेशन होती है। मेन अखाड़े में तो तुम एग्जाम वाले दिन उतरते हो। सिमिलरली बेटा, सारी तैयारियां एकदम चुपचाप हो रही होती है, हमें कोई एक्टिविटी दिखी नहीं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया भाई साहब रेस्टिंग फेज है, सेल मजे कर रहा है, सेल रेस्ट कर रहा है। बाद में पता चला भाई साहब ये तो मोस्ट एक्टिव फेज है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसको हम एक और क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। क्या क्या प्रिपरेशन होगी मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ भाई। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रो करेगी, नई नई चीजें सिंथेसाइज करेगी, प्रोटीन बनाएगी, सेल ऑर्गेनल्स बनाएगी, ये सारा कहां पर होगा, इंटरफेज में। अब बेटा जी, इंटरफेज का भी पहला फेज क्या है, G1। देखो तुम्हारा जो ओवरऑल फेज स्टार्ट हुआ था, तुम भी सबसे पहले G1 में आए थे, है ना। और इंडियन बच्चे का जीवन जो होता है ना, सुनना, वो बच्चा होता है और बच्चे से बड़ा अराउंड ना 25-30 साल तक हम बच्चे ही होते हैं, तो बड़ा लंबा फेज होता है इंडियन बच्चों का। तो ना जीवन का पहला फेज बड़ा ही लंबा चल जाता है। सिमिलरली आपकी सेल का भी सबसे पहला फेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज। इसके नाम में 2 मिनट बाद बताऊंगी, पहले तुम काम समझो। अब तुम जीवन में जब आए थे तो सबसे पहले तुम बड़े हुए। देखो 2-2.5 किलो के बच्चे होते हैं, 2.5-3 किलो का बच्चा होता है, और अब देखो तुम कितने बड़े बड़े हो गए। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले सेल ग्रोथ की तुमने। तो देखिए सबसे पहले क्या हुई, ग्रोथ। तुम्हारा साइज बड़ा हो गया, इतने से थे इतने बड़े हो गए। तो समझ आया, सबसे पहले जीवन तुम्हारा लॉन्गेस्ट फेज है, ग्रोथ करोगे, साइज बढ़ाओगे और बड़े हो जाओगे। ठीक भाई? अब मेरी बात सुनो, तुम अगर सेल हो तो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल। अगर मेरे पास एक सेल ऑर्गेनल है, जितने भी सेल ऑर्गेनल है जो भी इमेजिन करो वो एक है, तो तुम सबसे पहले उनको क्या कर लो, 2 कर लो। तो मोस्टली मेजरली जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना, मोस्टली जितने तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, मेजरली सारे यही आएंगे। तो वो क्या करेंगे, 1 से भले क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है जी? क्या यहाँ तक की बात क्लियर? अब नेक्स्ट सुनो, बहुत सारे ना प्रोटीन बनते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉडी के लिए प्रोटीन बड़े जरूरी है, तो बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपके मेजरली प्रोटीन बनते हैं, पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। याद आ रहा है तुम्हारे? अगर तुम पतंग उड़ाते हो ना, तो पतंग इमेजिन करो, और पतंग का जो धागा है ना, उस धागे को इमेजिन करो डीएनए। और बेटा डीएनए नाम का धागा एक गिड़गिड़ी को तुम लोग, आई डोंट नो तुम लोग क्या बोलते हो, चक्री भी बोलते हैं कुछ लोग, तो गिड़गिड़ी के ऊपर लिपटा हुआ होता है। सिमिलरली तुम्हारी बॉडी के अंदर भी डीएनए नाम का धागा एक गिड़गिड़ी के ऊपर ही लिपटा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना, हिस्टोन प्रोटीन ना बना देना यहाँ पे, यहाँ सिर्फ अमाइनो एसिड बनाना जो कि हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। दोबारा, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ अमाइनो एसिड बनेंगे जो कि हिस्टोन प्रोटीन बनाएंगे। क्या यहाँ तक के पिक्चर क्लियर? अब थोड़ा ना इसके नाम पे ध्यान दो। सुनो, पहले साइंटिस्ट ने बोला जी गैप होता है, गैप लेता है, तो इसका हमने नाम रख दिया गैप 1 फेज। बाद में पता चला अरे भाई ग्रोथ होती है, तो बाद में इसका नाम क्या रख दिया, ग्रोथ 1 फेज। अब ध्यान से सुनो, शादी से पहले होता है प्री वेडिंग, शादी के बाद होता है पोस्ट वेडिंग। शादी से पहले खिंचती है फोटो, शादी के बाद पढ़ते हैं बेलन। तो प्री एंड पोस्ट का मतलब समझ गए। अगर मैं बोलूं जीवन के बाद एस आता है, तो बेटा एस से पहले क्या आता है, जीवन, तो प्री हो गया ना, तो इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक फेज। ठीक, फिर एस के बाद आता है G2 के बाद होता है एम, और एम के बाद जो भी नई सेल बनेगी वो दोबारा किस में एंटर करेगी, जीवन में। तो बेटा जी ये किसके बाद हो रहा है, एम के, तो एक नाम क्या कर दिया, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्लियर है? इजी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एस फेज पे। देखो एस फेज बड़ा इजी है। पहली बात तो इसका नाम है सिंथेटिक फेज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अरे भाई डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो बेटा, वैसा अभी जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वैसा है नहीं। अभी करंटली आपका डीएनए से ना उलझा पड़ा हुआ है, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। पर अगर तुम इमेजिन करो कि ये इसकी जगह ऐसा दिख रहा हो, इमेजिन करो, है नहीं, बस इमेजिन करो। ठीक, तो बेटा आपका ये डीएनए इस तरीके से प्रॉपरली आपके क्रोमैटिड में ऐसे दिख रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर है?
अब मैं डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या, देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। ये मेरे दोनों हाथ है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, 1 स्ट्रैंड, 2nd स्ट्रैंड। ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे पहले ऐसे अलग होता है। अब इसको देख के एक नया स्ट्रैंड यहाँ बन जाता है और इसको देख के एक नया स्ट्रैंड यहाँ बन जाता है, यानी कि पहले दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना पड़ेगा। लो जी खोल दो, मैंने भी इन दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, खोल दिया। जैसे लड़की की चोटी बनी होती है, दोनों स्ट्रैंड को खोल दो, लो जी खोल दिया। अब इस स्ट्रैंड को देख के ये लो एक नया स्ट्रैंड यहाँ बन गया, ये बन गया यहाँ, ये बन गया यहाँ, ये बन गया यहाँ। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है डीएनए रेप्लिकेशन तक की? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन आता है, बेटा ध्यान से सुना। क्रोमोसोम का नंबर हमेशा इस गोले से काउंट होता है। ये गोला क्या है, सेंट्रोमियर। तो अभी रेप्लिकेशन से पहले कितना गोला था, 1 गोला। रेप्लिकेशन के बाद कितना गोला है, 1 गोला। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले भी 1 था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाद में भी 1 है। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाद में भी। अगर ह्यूमन की बात करें 46 है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे भी 46 थे, बाद में भी 46 है। क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, ये 2 स्ट्रैंड है। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 2 स्ट्रैंड है। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं 2C। ये 2 स्ट्रैंड को मैंने क्या बोल दिया, 2C। पर रेप्लिकेशन के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 कितने स्ट्रैंड हो गए, 4C। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अभी भी सेम है, पर डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल। स्टार मार्क कर दो, फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, पर डीएनए क्या हो जाता है, डबल। आगे चलें जी, आगे चलो। ये कारनामा तो सारा का सारा न्यूक्लियस में हो रहा है। साइटोप्लाज्म कह रहा है भाई हमारी भी बारी आ जाए यार, हम भी कुछ करेंगे। आओ अब यहाँ क्या करेंगे, तुम्हें याद है अभी मैंने जस्ट पहले हिस्टोन प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स बनाए थे। तो जी यहाँ पे उन सब अमाइनो एसिड को जोड़ दो। देखो भाई धागा आ चुका है तो गिड़गिड़ी भी बनाओ। ध्यान से याद करो, जहां धागा बनेगा वहीं गिड़गिड़ी बनेगी, जहां डीएनए बनेगा वहीं हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। तो ये याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन कहां पे बनता है, एस फेज में। अब सुनो, अब सेल ऑर्गेनेल है, खूब सारे तो वही हो गए। एक सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है सेंट्रियोल। ये रहा भाई, ये रहा सेंट्रियोल, ये रहा। ये सेंट्रियोल कहता है भाई मेरे को भी डिवाइड कर दो। तो सेंट्रियोल यहाँ पर क्या करता है, डुप्लीकेट, यानी कि एक सेंट्रियोल से कितने सेंट्रियोल बन जाते हैं, 2। जादुई शक्ति से 2। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कहाँ डुप्लीकेट करते हैं, G1 में। पर सेंट्रियोल भाई साहब कहाँ डुप्लीकेट करते हैं, S में। और G2 में भी 2-3 महारथियां आएंगे। सुनो आगे चलो, अब मेरी बात सुनो। प्रिपरेशन के लास्ट में जब तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम हो चुकी है और तुम्हारे एग्जाम 1-2 महीने पहले, मतलब 1-2 महीने पहले की बात करो, एग्जाम से 1-2 महीने पहले तुम सिर्फ रिवीजन कर दो, तुम सिर्फ चेक कर दो, यार मेरा सारा हो गया ना। चलो अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ, मुझे मेकअप करना लिटरली बहुत पसंद है, तो पार्टी में जाने से पहले ना वैसे टचअप करती हूँ, कोई मेकअप रह तो नहीं गया, सब टच हो गया ना। तो टच करना फाइनल आप क्या करते हो, G2 फेज में आप सिर्फ टचअप कर दो, फाइनल चेकआउट कर दो। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर दो कोई प्रोटीन तो नहीं रह गया, प्रोटीन सिंथेसाइज कर दो, कुछ रह गया हो तो बना दो। और सेल ऑर्गेनल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अलग ही ना, मतलब अलग ही ठाट में रहते हैं जी, हम तो लास्ट में डिवाइड करेंगे, हम ही तो है सब कुछ। तो ये दोनों डबल मेम्ब्रेनस, याद रखो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल G2 में, G2 डबल मेम्ब्रेनस, G2 डबल मेम्ब्रेनस यहाँ पे रिप्लिकेट करते हैं। और एक हमारा एक और महारथी बनता है GB बोले तो गोल्गी बॉडी, वो भी यहाँ रेप्लिकेट करता है। क्या तुम्हें क्लियर हो गया इंटरफेस? चलिए जी एंटर करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो बच्चे को बड़ा कंफ्यूज करता है। सुनो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब बताओ सारे फेजेस में कितना होगा बेटा जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 G1 में भी रहेगा, S में भी रहेगा, G2 में भी रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी में चेंज नहीं होगा, डीएनए में गड़बड़ होगी। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे डीएनए आपको एक क्वेश्चन में 46 दे रखा है तो S में डबल कर दो, 46 का डबल कितना हो जाएगा, 92। और G2 में भी कितना रहेगा, 92। यानी कि आपका सिर्फ G1 है जहां पर आपको 46 रखना है, बाकी दोनों में क्या कर देना है, डबल। देखो जी यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, G1 में डीएनए कंटेंट क्या है, 1, और G2 में डबल हो जाता है। ध्यान से सुनो, G2 में डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल। G2 डबल, G2 डबल। क्या तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब मेरी बात सुनो, जीवन में सबका मकसद डिवाइड करना नहीं होता, जीवन में सबका मकसद बच्चे पैदा करना नहीं होता। तो हमारी कुछ सेल्स होती हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में एंटर कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं G0 फेज, बोले तो क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज। अब होता क्या है, इसको समझने से पहले तुम थोड़ी टाइप ऑफ सेल समझो। सुनो, 3 टाइप की सेल होती है। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का ऐड देखते हो, ऐसे बोलते हैं हर 15 दिन में आपकी नई नई स्किन सेल्स आती है। तो भाई स्किन सेल को बड़ी फुर्ती है डिवाइड करने की, तो कुछ सेल्स हमारी बॉडी की बड़ा जल्दी डिवाइड करती हैं। ऐसी सेल्स कहलाती हैं लेबाइल सेल। जैसे आपकी स्किन सेल्स हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सेल्स हो गई, आपकी ब्लड सेल्स हो गई, इन्हें बड़ी होड़ मची होती है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। क्लियर?
दूसरा, कुछ स्टेबल होती हैं, जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे, हमारा काम चल रहा है, जैसे कि पेनक्रियाज एंड लिवर, जब तक इनमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है, रिपेयर नहीं करना है, तो ये आराम से मस्त रहते हैं, डिवाइड नहीं करते। ऐसी सेल्स होती है स्टेबल, बड़ा स्टेबल माइंड इनका, जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे, ठीक। एक होती है परमानेंट, भाड़ में जाए, मुझे नहीं डिवाइड करना, कुछ भी हो जाए, मर जाओ, मिट जाओ, लग जाए, पिट जाए, मैं तो नहीं डिवाइड करूं। तो भाई परमानेंट सेल कभी भी डिवाइड नहीं करती। इसके दो एग्जांपल सुनो, नर्व सेल एंड हार्ट सेल। दो इंपॉर्टेंट, दिमाग एंड दिल, दिमाग एंड दिल, समझ लो, दिमाग एंड दिल डिवाइड नहीं करता भाई, एक बार जो बन गया वो बन गया। अब आइए ध्यान से सुनना, तुम ये बात तो समझ गए कि जो स्टेबल एंड परमानेंट है इनका डिवाइड से थोड़ा मोह माया कम है। तो बेटा जी ऐसी सेल इमेजिन करो, ये G1 से गई S में, S से गई G2 में और G2 से गई M में, M से दोबारा किस में एंटर कर गई, G1 में। इन दोनों ने डिवाइड करना नहीं, तो कह रही क्या है, सब मोह माया, निकल जाओ यहाँ से। तो ये क्या करती है, एग्जिट कर देती है। ध्यान से देखो बेटा जी, इन्होंने एग्जिट कर दिया, G1 से एग्जिट कर दिया, G1 से एग्जिट कर दिया। हम कहते हैं ना यार सब मोह माया में G1 से एग्जिट करना चाहती हूँ, तो G0 में एंटर करने के लिए आपको G1 से क्या करना पड़ता है, एग्जिट। कितना सोच समझ के नाम रखे हैं, G1 से एग्जिट कर दिया, सब मोह माया है। चलिए आगे चलिए। पर बेटा जी मोह माया है का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दोगे, अगर मैं बच्चे नहीं करूंगी तो मैं काम तो करूंगी ना। तो यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली तो क्या होती है, एक्टिव, सिर्फ डिवाइड नहीं करती। अब एनसीईआरटी ने डिवाइड वर्ड की जगह यहाँ पे लिख दिया प्रोलिफरेट, तो यहाँ पे बेटा जी प्रोलिफरेट बोले तो डिवाइड नहीं करती, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती। आओ एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, सम सेल डिवाइड नहीं करती, जैसे कि आपकी हार्ट सेल। दूसरी सेल्स कभी कभी डिवाइड करती हैं जब जरूरत पड़े, जैसे इंजरी हो जाए या सेल डेथ हो जाए तब। तो ये सेल्स क्या करती हैं, जनरली G1 फेज को एग्जिट कर देती है और एंटर कर जाती है G0 बोले तो क्वेसेंट स्टेज में। इसमें ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती हैं पर डिवाइड नहीं करती हैं जब तक इन्हें बुलाया ना जाए। ये बुलावा सिर्फ आपकी स्टेबल सेल्स के लिए जी, ये बुलावा सिर्फ स्टेबल सेल्स के लिए, परमानेंट को कितना ही बुलावा देते रहो वो नहीं आने वाली। क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा अब मैं दोबारा कलर चेंज करके आगे चलती हूँ। चलिए बच्चा पार्टी अब आ जाता है M फेज पे। अब ध्यान से सुनो, एक सेल जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तुम्हारी स्किन से, जब वो डिवाइड करके दो नई सेल बनाएगी तो दोनों नई सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46, यानी कि बराबर डिवाइड हुआ है ना, इसलिए इस माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या क्लियर है। कितने फेजेज है, 4, PM एट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आ जाओ ट्रिक के साथ याद करते हैं। पहला प्रोफेज, बेटा जी प्रोफेज में सबसे पहले तैयारी करते हैं, डीएनए का धागा अभी उलझा हुआ है, ये उलझा हुआ धागा है बेटा जी। उलझे हुए धागे, जैसे सपोज करो मेरे बाल उलझे हुए तो मैं क्या बोलूंगी, टैंगल्ड बाल। तो जब डीएनए उलझा हुआ होता है हम क्या बोलते हैं, टैंगल्ड। जब सुलझ जाए तो क्या बोलेंगे, अनटैंगल। तो जी जब ये क्रोमोसोम बन जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनटैंगल। तो सबसे पहले डीएनए को सुलझाओ, क्रोमोसोम बनाओ। अब इसकी ट्रिक आगे सुनो। मैं ना सबसे पहले कॉलेज में जब कॉफी पीने गई थी, बड़ी महंगी कॉफी पी थी और कॉफी की ब्रांड का नाम था CCD, कैफे कॉफी डे। बड़ी महंगी सी ब्रांड थी, तभी मैंने सोच लिया था एक दिन जरूर आएगा जब मैं इस पर ट्रिक बनाऊंगी। लो जी तुम्हारे सामने ट्रिक है, CCD, कैफे कॉफी डे। सबसे पहले C से आया क्रोमोसोम, क्या हो गया, कंडेंस, क्रोमोसोम बना। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट C से आता है सेंट्रियोल। बेटा जी अगर तुम इस डायग्राम को देख पा रहे हो ना, तो 2 सेंट्रियोल है, दोनों यहाँ थे। एक ने कहा यार मैं एक पोल पे चल जाता हूँ इस वाले पे, और एक ने कहा मैं इस पोल पे चल जाता हूँ। तो सेंट्रियोल ने क्या करा, मूव किया किसकी तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ। तो देखो जी दूसरे C से क्या आ रहा है, लो जी सेंट्रियोल ने मूव किया कहाँ पे, ऑपोजिट पोल की तरफ। अब इमेजिन करो मैं एक सेंट्रियोल हूँ और मुझ में से ना ऐसे जादू जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, स्टार की तरह ऐसे ना, ऐसे इमेजिन करो चमक चमक निकलती है, उसको हम बोलते हैं एस्टर रेज। तो सेंट्रियोल आपका ये रहा, और इस सेंट्रियोल में से इस तरीके से ना एस्टर निकलती हुई दिखती है, माइक्रोट्यूब्यूल की होती है। तो ये क्या करता है, सेंट्रियोल रेडिएट करता है एस्टर रेज, सेंट्रियोल रेडिएट करता है एस्टर रेज। क्लियर है। और लास्ट आया CCD, D से क्या कर दो, डिसअपियर। बोले तो यार अभी कोई काम नहीं है सेल ऑर्गेनल का, तो सेल ऑर्गेनल्स को कह दो टाटा बाय बाय बेटा, अभी तो डिसअपियर हो जा, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम नहीं, मेरी बात सुनो, जितने क्रोमोसोम में अभी न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए ना, उनको जगह देने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्या कर दो, डिसअपियर। CCD, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस कर दो, सेंट्रियोल को ऑपोजिट पोल पहुंचा दो, सेंट्रियोल से एस्टर रे निकाल दो, एंड D से डिसअपियर कर दो सेल ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस पॉइंट पे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी ना, उस पॉइंट पे शुरू हो जाएगा आपका मेटाफेज। क्लियर है। अब बेटा जी एक क्वेश्चन कॉमनली आपसे कोई पूछ ले कि माइटोटिक अपैरेटस क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो मतलब कुछ तो होता है, सुनो मतलब क्या होता है। ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल से जो ये एस्टर निकली, प्लस अभी 2 मिनट बाद अभी अपन धागा बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर, उसको मिला के आप क्या बोलते हो, माइटोटिक अपैरेटस। क्लियर है। आ जाइए ध्यान से देखो डायग्राम, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये अर्ली प्रोफेज है, तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो धागे सुलझ रहे हैं,
रहे हैं, और लेट प्रोफेज में देखो क्रोमोसोम बन गए पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है, क्योंकि जिस पॉइंट पे डिसअपियर हो जाएगी तब आप प्रोफेज ना बोल के क्या बोलना शुरू कर देंगे, मेटाफेज। आइए, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, प्लांट बेचारे में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन एस्ट्रल। ये याद नहीं करो तो चलेगा, ये नीट में कोई नहीं पूछने वाला। और एनिमल में सेंट्रियोल होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल। इट्स योर विश, मत याद करो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन इससे बनता है, अर्ली प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम कंडेंस होता हुआ दिखता है, और फाइनली जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम बनते हैं ना, वो पॉइंट होता है मेटाफेज, यानी कि बनते 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 जिस पॉइंट पे कंप्लीट हो जाते हैं तब आप एंटर कर जाते हो मेटाफेज में। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है कि जिस पॉइंट पे कंप्लीट होगा आप एंटर कर जाएंगे मेटाफेज में। सेल ऑर्गेनल ऑलमोस्ट आपके प्रोफेज में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। और लास्ट आता है स्पिंडल फाइबर। लो जी, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू है, जिस पॉइंट पे कंप्लीट हुए आप एंटर कर गए मेटाफेज में। तो ऑलमोस्ट इस फेज में जितना भी पार्ट आपने शुरू किया, जिस पॉइंट पे आप कंप्लीट करोगे आप एंटर कर जाओगे मेटाफेज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जी। मेटाफेज पे क्वेश्चन आया नीट 2024 में, आ जाओ क्या आया, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी ने पहली बात तो लाइन की काफी क्लियरली लिख रखी है कि जिस पॉइंट पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा आप एंटर कर जाएंगे मेटाफेज में, ठीक। इमेजिन करो तुम क्रोमोसोम पूर्ण बिखर गए, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फटी ना, धक्के खा के तुम सारे इधर उधर फैल गए। अब इमेजिन करो जब टीचर नहीं होता तुम क्लास में कैसे फैले हुए रहते हो, और जैसे टीचर आता है फटाक से तुम एकदम सेंटर में आ जाते हो। असेंबली में जैसे पीटी टीचर आता है कैसे बच्चे सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो इमेजिन करो क्रोमोसोम वो बच्चे जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे बिखरे घूम रहे, जैसे पीटी टीचर ने ना वो सीटी बजाई, फट से सारे बीच में आ गए। देखो सारे के सारे सेंट्रियोल, ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम है देखो इधर उधर कोई सेंट्रियोल के पास दिख रहा है, कोई इधर दिख रहा है, कोई इधर दिख रहा है, सब इधर उधर तितर बितर हो रहे। जैसे ही मेटाफेज आया ये सारे सेंटर में आ गए। अब मेटाफेज में आपको लकी वर्ड याद रखना है एम, सारे काम एम से होने वाले। देखो एम से सारे क्रोमोसोम मिडिल में आ रहे हैं, एम से जब वो मिडिल में आ जाएंगे तो एम से बन जाएगी मेटाफेजिक प्लेट। बोले तो ये जो बीच में आते हैं ना, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल सकते हैं। क्लियर? और अब ध्यान से सुनो, जब मैं बाजार जाती हूँ ना और मुझे कोई कहता है ना साड़ी पहन के जाना है, तो भाई साड़ी कितनी लंबी होती है, उसको संभालते संभालते टाइम हो जाता है, बड़ा धीरे होता है, मतलब मामला सारा सुस्त हो जाता है। और अगर मुझे जल्दी जाना हो तो फटाक से पजामा टी शर्ट पहनते हुए निकल जाती हूँ। तो जितना छोटा कपड़ा होगा उतना कंफर्टेबल मूव करोगे। तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए खुद को कंडेंस करके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। तो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म, ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म बोले तो सबसे शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट फॉर्म आपको कहाँ मिलती है, क्रोमोसोम की मेटाफेज में। तो भाई ये तो सबसे आसान हो जाता है पढ़ना, इसलिए मॉर्फोलॉजी, एम से मॉर्फोलॉजी के लिए बेस्ट फेज क्या होता है, मेटाफेज हो जाएगा यार। अब बेटा नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है, इधर एक सेंट्रियोल इधर एक सेंट्रियोल। टग ऑफ वॉर खेला है तुमने, खींचो वाला गेम, इधर से कोई खींचता है इधर से कोई खींचता है, उधर से तुम खींचो इधर से मैं खींचू। तो खींचने के लिए बीच में क्या है, रस्सी। तो लो जी, इधर से एक सेंट्रियोल से रस्सी भेजो, इधर से एक सेंट्रियोल से रस्सी भेजो। ये जो रस्सी मैंने अभी बनाई है बेटा जी, इसे ही हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्लियर? अब किसी जगह तो ये स्पिंडल फाइबर अटैच होगी ना, तो बेटा ये क्रोमोसोम की ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। और जो सेंट्रोमियर में साइड में तुम्हें पिंक पिंक में दिख रहे हैं ऐसे डिस्क जैसे, इन डिस्क को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आपके इस फेज में सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे आके अटैच हो गई। लो जी, यही क्वेश्चन आया था हमारे नीट 2024 में। देखो जी क्वेश्चन क्या है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कहाँ अटैच होती है, मेटाफेज। क्लियर हो गया बेटा? ध्यान से आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं एनाफेज पे। एनाफेज में ना सब छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, सब अलग होने वाले, सब अलग होने वाले। तो ए से अलग, ए से अलग, ए से अलग। आगे चलो, अभी तुम्हें याद है सेंट्रोमियर बीच में ये गोला था, मुझे अब क्या करना है, इधर से धक्का और इधर से धक्का। कौन लगाएगा, इधर देखो डायग्राम देखो क्या बना हुआ है, ये रहा सेंट्रियोल, ये रहा सेंट्रियोल, ये रही स्पिंडल फाइबर, ये रही स्पिंडल फाइबर, दोनों दम लगा के हईशा ये रहा सेंट्रोल, ये आपका सेंट्रोमियर है। जैसे धक्का लगा ये यूं टूट गया, दोबारा देखो, इधर से खींचा टक टूट गया। तो ये टूट के देखो जी आपका अलग अलग हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड अब बिछड़ गई और सिस्टर क्रोमैटिड अब दोबारा नहीं मिलेंगी, दोनों अपने अपने रास्ते निकल ली। तो बेटा जी ध्यान से देखो, ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये रहा सेंट्रोमियर और ये रहा आपका सिस्टर क्रोमैटिड। तो आगे की तरफ कौन जा रहा है, देखो इधर भी आगे की तरफ कौन जा रहा है, सेंट्रोमियर।
पीछे कौन जा रही है, सिस्टर क्रोमैटिड, यानी कि लीडिंग फेस कौन बनता है, सेंट्रोमियर, और ये जो क्रोमैटिड है दे ट्रेल बिहाइंड, बोले तो पीछे पीछे फॉलो करती है सेंट्रोमियर को। आगे पतिदेव सेंट्रोमियर जाते हैं, पीछे हमारी बालिका क्रोमैटिड जाती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्रोमोसोम स्प्लिट कैसे होता है, टूटता कैसे? बेटा जी कैसे होता है, बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर बोले तो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग वो छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो छोटे होते जाते हैं, किधर की तरफ से, जहां से वो काइनेटोकोर से अटैच है, जैसे जैसे ये है ना, स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे, एकदम रस्सी की तरह इमेजिन करो, रस्सी छोटी होती जा रही है, वो खिंचता जा रहा है। भाई रस्सी पहले इतनी लंबी थी, अब थोड़ी और छोटी कर दो, ये और आगे पहुंच जाएगा, फिर और छोटी कर दो, ये और आगे पहुंच जाएगा। मतलब ये पहला स्टेज, फिर ये सेकंड स्टेज, और ये रस्सी और छोटी कर दो, और ये रस्सी और छोटी कर दो, ये लो। इस तरीके से ये एक पोल पर पहुंच जाते हैं। देखो ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनाफेज दिखा रखा है। आ जाइए लास्ट फेज पे आ जाते हैं, टीलोफेज। टी से टीलोफेज, टी से 2, यानी कि सब कुछ यहाँ पे क्या होने वाला है, 2। देखो जी, जो कुछ भी तुमने प्रोफेज में किया था सब रिवर्स कर दो, जो कुछ गायब किया था उसको ले आओ। क्या गायब किया था तुमने, याद करो। तुमने एक तो सेल ऑर्गेनल गायब किए थे, लो जी इनको कर दो रीअपियर। तुमने एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर की थी, उसको कर दो रीअपियर। क्लियर हो गया? क्या करा था तुमने, क्रोमोसोम बनाए थे ना, सुलझाए थे और क्रोमोसोम बनाए थे, अब वापस उलझा दो। लो जी, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं और उनको दोबारा उलझा दो। दे विल लॉस देयर आइडेंटिटी, यानी कि अब वो क्रोमोसोम ना रहे, एक बार फिर से वो ये क्रोमैटिन थ्रेड बन गए। क्लियर? तो जो जो तुमने प्रोफेज में किया था ना, एज इट इज सब कुछ रिवर्स कर दो। वहां पे तुमने माइटोटिक स्पिंडल बनाया था, लो जी यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर कर दो, हो जाएगा। प्रोफेज का पूरा रिवर्स है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब बेटा जी बारी है साइटोकाइनेसिस की। ये 2 सेल बनती है, ध्यान से सुनो। एनाफेज के एंड से आपका साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि भैया टीलोफेज के बाद थोड़ी ना साइटोकाइनेसिस करेंगे। टीलोफेज का मतलब ये सेल 2 में डिवाइड हो गई, तो मुझे एनाफेज के एंड से क्या शुरू कर देना है, साइटोकाइनेसिस। बेटा जी साइटोकाइनेसिस एनिमल में अलग होती है, प्लांट में अलग होती है। कैसे, ध्यान से सुनो। एनिमल भाई लोगों में ना सेल वॉल नहीं होती, तो कुछ नहीं होता। ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ खिंचाव दिखाएगी, बाहर से अंदर की तरफ खिंचती जाएगी, और फाइनली लो जी 2 टुकड़ों में डिवाइड होगी, तू अपने रास्ते बहन, मैं अपने रास्ते। तो एनिमल में ये जो बीच का इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन बाहर से अंदर जा रहा है ना, इसे हम बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, और बाहर से अंदर जा रहा है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। हो जाएगा फरो फॉर्मेशन। अब आ जाओ प्लांट में। प्लांट भाई लोगों में चक्कर क्या है, उनके पास तो सेल वॉल होते, बड़े नखरे होते। सेल वॉल कहती है मैं तो रिजिड हूं, मैं नहीं ऐसे टाइम पास करूंगी। तो बेटा जी इनमें बनती है सेल प्लेट। कैसे बनती है, ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हें बीच में गोले गोले दिख रहे हैं ना, दीज आर गोल्गी वेसाइकल, और साथ में कुछ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये एकदम बीच में आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट की इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, अरे यार गलत स्पेलिंग, अरे 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 अरे, फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक भाई। अब क्या होगा, जो गोल्गी वेसाइकल्स है ना, तुम्हें दिख रही है गोल्गी वेसाइकल, ये धीरे 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 इस तरीके से ऐसे ऐसे ये ना फ्यूज होते 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 एक प्लेट बना लेंगी, और ये प्लेट को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। बेटा जी ये गोल्गी वेसाइकल हैंड टू हैंड ना कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट रिलीज करने लग जाती है। तो बेटा अगर कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट इधर इधर रिलीज होने लग गया, तो ये सेल प्लेट कुछ ही टाइम में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिडिल लेमिला। और जैसे ही बेटा जी मिडिल लेमिला में डिवाइड हो गए ना, ये एक सेल बन जाएगी, दूसरी सेल बन जाएगी, यानी कि टोटल 3 स्टेप में सेल ने डिवाइड कर लिया। पर आप ध्यान से यहाँ पे समझो कि यहाँ पे प्लेट फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, और अंदर से बाहर की तरफ हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। हो गया साइटोकाइनेसिस। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में हम कुछ और ही पिक्चर कर देते हैं। देखो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, लो जी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसीशियम। किसमें देखने को मिलता है, आपके नारियल पानी में। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट का मतलब होता है नारियल पानी। ये कॉन्सेप्ट बेटा इस चैप्टर में भी आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आएगा। तो आज ही रट लो, नारियल पानी सिंसीशियम का एग्जाम्पल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। क्लियर हो गया? आ जाओ जी, क्यों जरूरी है माइटोसिस? भैया जीवन का सत्य है, देखो ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बड़ा जरूरी है। रिप्रोडक्शन भाई जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, भाई साहब तो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड कर गए, सिंपल माइटोसिस है। बट जनरली वहां पे हम माइटोसिस वर्ड की जगह ना वर्ड यूज करते हैं ए माइटोसिस। क्या डिफरेंस है तुम
ज्यादा लगे मत पालो, तुम तो बस याद कर लो ए माइटोसिस। और सेल साइज मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है। अब ये क्या भला है, ध्यान से सुनो बेटा। होता कुछ इस तरीके से है कि जब मेरी क्लास में ना 50 बच्चे बैठे हैं, मैं उन्हें आराम से संभाल पा रही हूँ, सडनली वो 50 के 100 हो गए। मैं टीचर हूं, मैं 100 बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी, तो मुझे बैच डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये आपकी सेल का साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। बेटा अभी ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को आराम से संभाल पा रहा है, सेल की साइज बड़ी होगी, साइटोप्लाज्म तो बढ़ गया, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा। देख रहा है भाई कैसे संभालू, डिवाइड कर दो, तो फटाक से सेल डिवाइड करके 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल क्या कर जाती है, डिवाइड। एक और होता है, जब सेल बड़ी होती है ना बेटा, तो सरफेस एरिया के कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड जैसे ही सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, बाहर से सामान नहीं ले पाती सेल ढंग से, तो भी सेल क्या कर लेती है, डिवाइड। तो इन शॉर्ट आप, अच्छा एनसीईआरटी में ना आपको ये वाला चीज दिया हुआ है, केआई इंडेक्स वर्ड नहीं यूज किया, बस आपको न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो वर्ड दिया है। तो आप ये वाली बात तो स्पेशली याद रखना कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब होते सेल क्या कर लेती है, डिवाइड। लास्ट आ जाते हैं माइटोसिस। बेटा जी एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। एनिमल में मेनली आपको डिप्लॉइड सेल में दिखेगा, जैसे स्किन सेल में हो गया, जीआईटी सेल्स में हो गया, ब्लड सेल में हो गया, फिर डिप्लॉइड सेल है, इनके अंदर दिखेगा। कुछ केस, बहुत ही रेयर केस है, आपको यहाँ पे हेप्लॉइड में दिखेगा क्या, माइटोसिस। इसका एग्जांपल सुनो, जो हनी बी होती है ना, हनी बी में बेचारा जो मेल बंदा होता है ना, उसे हम बोलते हैं ड्रोन। इसकी तो जिंदगी बेचारे की बहुत ही झंड है, बेचारा है ना खुद, मतलब हेप्लॉइड बॉडी होती है। समझ सकते हो दुख कितना है। रानी के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम, इस बेचारे के पास होते हैं 16 क्रोमोसोम। तो रानी तो मियोसिस करके गैमेट बनाती है, भाई बेचारा पहले 16 है, अगर मियोसिस कर लेगा तो और आधा हो जाएगा। तो भाई साहब गैमेट किससे बनाते हैं, माइटोसिस से। तो हनी बी में गैमेट मेल में किससे बनते हैं, माइटोसिस से। क्लियर। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी और सुनाऊंगी। चलो आगे आते हैं। प्लांट्स में बेटा जी डिप्लॉइड में भी आराम से होता है, एप्लॉइड में भी आराम से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड कर रही है, डिप्लॉइड सेल्स है। क्लियर। अच्छा हेप्लॉइड का एग्जांपल सुनो, तुम थोड़ा ढंग से समझ पाओगे जब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे। वहां पे तुम पढ़ोगे कि जो मेल माइक्रोस्पोर बनता है ना, उसमें माइटोसिस होती है और वो जाके बन जाता है पोलन ग्रेन। तो यहां पर माइटोसिस हुई। फीमेल के केस में जो मेगास्पोर होता है वहां पे माइटोसिस होती है और माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो सैक। इसको काफी डिटेल में पढ़ोगे आप उस चैप्टर में, तो बस अभी इतना याद कर लो, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक, किससे बनते हैं, माइटोसिस। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होते हुए भी नहीं है, अगर क्वेश्चन बैठ जाए तो ध्यान से सुनो बेटा। अगर सपोज करो मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 4 सेल बनानी है, तो पहले एक सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेंगी, फिर ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे एंड फाइनली मेरे पास 4 सेल आ जाएंगी, है ना। तो आपके सामने फॉर्मूला है कि अगर मुझे माइटोटिक डिवीजन पता करने हो कि मुझे इन 4 सेल्स को बनाने में कितने डिवीजन लगे। देखो ध्यान से, पहले डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल बनी, दूसरा डिवीजन हुआ तो ये 2 बनी, और तीसरा डिवीजन हुआ तो ये 2 बनी, टोटल हो गई 4। तो सिंपल फॉर्मूला है n-1। टोटल सेल्स तुम्हारे पास कितनी बननी है, 4, उसमें से -1 कर दो, इतना नंबर ऑफ सेल डिवीजन यानी कि 3। देखो आंसर आपका यही आ रहा है, 1 2 3। क्लियर। एक और है, अगर सपोज करो मुझे ये पता करना हो कि मुझे कितनी जनरेशंस हैं। देखो यहाँ पे ये आपकी पहली जनरेशन बनी है ना, और ये आपकी दूसरी जनरेशन बनी। तो बेटा एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम नंबर ऑफ जनरेशन से कितनी सेल बननी है वो पता कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ ओवरऑल जनरेशन यहाँ पे कितनी है, 2, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 डाल दो, 2 की पावर 2 सॉल्व करते तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4। यानी कि अगर 2 जनरेशन तक कंटिन्यूस डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 सेल आ जाएंगी। ये जो दोनों फॉर्मुलेज मैंने बताया ना, आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में आराम से काम आ जाते हैं, जब स्पेशली आता है फलाना बैक्टीरिया डिवाइड करा इतने मिनट बाद कितनी सेल्स हो जाएंगी, ये फॉर्मुलेज वहां काम आते हैं। क्लियर है। तो बेटा जी इसी के साथ माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मियोसिस बताऊंगी, इसी तरीके से बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।